Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about curative petition in the Supreme Court. This topic is important from our syllabus GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू और इस न्यूज़ का हम लोग इस्तेमाल इंडियन इकोनॉमी में भी कर सकते हैं अगर कोई सवाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर आता है तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यूरेटिव पेटिशन होता क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई पेटिशनर के अगेंस्ट कोई जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर उस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पेटिशनर रिव्यू पेटिशन डाल सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अपने ही फैसले को रिव्यू करे। बट रिव्यू पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी पेटिशनर ने रिव्यू पेटिशन डाला और उस रिव्यू पेटिशन में भी फैसला उसके अगेंस्ट आ गया, तो फिर एक आखिरी ऑप्शन बचता है उस पेटिशनर के पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूरेटिव पेटिशन। तो फिर वो पेटिशनर डालेगा क्यूरेटिव पेटिशन इन द कोर्ट और क्यूरेटिव पेटिशन कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस इवन व्हेन लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी। यानी कि अगर कोई कानून नहीं है, कोई प्रॉपर प्रोविजन नहीं है, उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अंतर्गत ऐसे ऑर्डर्स रिलीज कर सकता है जिससे वो कंप्लीट जस्टिस इंश्योर कर पाए। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी अधिकार मिले हैं सुप्रीम कोर्ट को, पावर मिले हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाला अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, पावर देता है कि वो ऐसे डायरेक्टिव्स रिलीज करे जिनका ग्रेविटी किसी कानून के बराबर हो। तो यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा है इस पे भी कि 142 जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। बट ठीक है, मैं एक बार फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ चीज़ों को। आज हम लोग 142 पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो 142 वाला जो प्रश्न है वो कल के मैं न्यूज़ पेपर एनालिसिस में डिस्कस करा दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई केस चल रहा है और फैसला आपके खिलाफ चला गया, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रिव्यू पिटीशन डालें और सुप्रीम कोर्ट वो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है एज पर आर्टिकल 137, जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है अपने ही फैसलों को रिव्यू करने के लिए। और रिव्यू पिटीशन भी आपके अगेंस्ट चला गया तो आप फिर एक क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं और क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है यूजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142, जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए उसको जो भी सही लगता है वो करे। तो कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो कोई ऐसे ऑर्डर भी पास कर सकता है जिसकी ग्रेविटी किसी कानून के बराबर हो। इसीलिए वो प्रश्न का चर्चा मैं कर रहा था कि यूपीएससी ने पूछा है कि इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इफ नीडेड लेट मी नो, आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन ऑल्सो टुमारो। कम बैक टू द टॉपिक। तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पेटिशन का कॉन्सेप्ट दिया विच इज द लास्ट ऑप्शन विथ अ लिटिगेंट। बट क्यूरेटिव पेटिशन तभी फाइल किया जा सकता है कोर्ट के अंदर अगर लिटिगेंट को लगता है कि देयर हैज बीन सम मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, फैसला सुनाने में कुछ ना कुछ गलती हुई है। और क्यूरेटिव पेटिशन जो है रेयरली एक्सेप्ट करती है सुप्रीम कोर्ट। इट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय अ सीनियर लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैटर विल बी हर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेज एंड द लिटिगेंट विल हैव टू प्रूव कि देयर हैज बीन सम वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर क्यूरेटिव पेटिशन एक्सेप्ट किया जाना है तो। क्यूरेटिव पेटिशन का जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो सीधा सीधा संविधान में नहीं लिखा है, बट क्यूरेटिव पेटिशन का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपने ही एक फैसले में साल 2002 में, जो कहा जाता है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पेटिशनर के पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर आखिरी ऑप्शन है क्यूरेटिव पेटिशन का, जब वो रिव्यू पिटीशन भी उसका रिजेक्ट हो जाए तब। लेकिन उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए उसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि क्यूरेटिव पिटीशन में बी फाइल्ड आफ्टर रिव्यू पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड एंड
It can be entertained only if the petitioner establishes that there was violation of the principle of natural justice, and curative petition should be a rare rather than a regular provision. यानी कि रेयर केसेस में क्यूरेटिव पिटिशन एक्सेप्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट, जनरली नहीं करेगी। और क्यूरेटिव पिटिशन पे सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट वो क्लोज चेंबर में करती है नॉर्मली। तो curative petition is decided by judges in the chamber unless a specific request for open court hearing is allowed. क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा साल 2002 में आया, लेकिन उसका एक एप्लीकेशन में दिखाता हूं। आपको पता है कि नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी, जो तब तक एक क्रिमिनल ऑफेंस था, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। होमोसेक्सुअलिटी वाज ए क्रिमिनल ऑफेंस एज पर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी टिल देन। उसको डीक्रिमिनलाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में। नवतेज सिंह जौहर केस जो सुप्रीम कोर्ट का है, दैट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो थोड़ा सा देखते हैं आईपीसी 377 के अगेंस्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं। तो साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को रीइंस्टेट किया था। मतलब उसके पहले 2010 में हाई कोर्ट ने 2009 में हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इन्फ्रिंजमेंट ऑन इंडिविजुअल राइट्स, दिल्ली हाई कोर्ट ने। उसको 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और रीइंस्टेट कर दिया आईपीसी 377 को, जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता है। रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया 2014 में, वो भी रिजेक्ट हो गया। एंड देन क्यूरेटिव पिटीशन वाज फाइल्ड एंड दैट क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई हुई 2018 में। और क्यूरेटिव पिटीशन का जो फाइनल जजमेंट आया नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में, उसके पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक मॉन्यूमेंटल जजमेंट आ गया था, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, जहां पे राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो फिर उसी का इस्तेमाल करके नवतेज सिंह जौहर केस में आर्गुमेंट रखा गया कि इफ राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, then homosexuality can no longer be considered as a criminal offense, because if two adult homosexuals engages into homosexuality also in private, it is their fundamental right under right to privacy and states should have no authority to restrict them. तो उसके बेसिस पे फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई करते हुए होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया अंडर आईपीसी 377 एट दैट टाइम। अब करंट मुद्दे पे आते हैं। देखिए, करंट मुद्दे के डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मोटा मोटा मुद्दा ये है कि डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मतलब भारत सरकार की तरफ से आप मान लीजिए, सरकारी तरफ से मान लीजिए, डीएमआरसी और एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, जो अनिल अंबानी ओन्ड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का हिस्सा है। तो डीएमआरसी जो सरकारी कंपनी हो गई एंड डीएएमईपीएल जो एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गई, दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको आप कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिसका मकसद था कि दिल्ली मेट्रो के एक पर्टिकुलर लाइन को डेवलप करना था, ये एयरपोर्ट लाइन को डेवलप करना था, एयरपोर्ट मेट्रो। तो बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट को कनेक्ट करना था विथ अदर मेट्रो लाइंस ऑफ दिल्ली। इसको लेकर के दोनों पार्टीज के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ। बाद में एग्रीमेंट में काफी डिफरेंसेस आए। डीएएम ईपीएल ने जिस तरीके से सोचा था कि फायदा होगा, उस तरीके से फायदा हुआ नहीं। 30 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट वाज बेसिकली बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो 30 साल के लिए बिल्ड करके डीएएम ईपीएल को इसको ऑपरेट करना था, इस दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को, और 30 साल बाद डीएमआरसी को ट्रांसफर करना था, और तब तक उसको रेवेन्यू जनरेट करना था इससे। लेकिन जिस तरीके से डीएमईपीएल ने एक्सपेक्ट किया था, उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट हुआ नहीं। फिर दोनों पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस हुए, और डिफरेंसेस कई सारे जगहों पे एडजुडिकेटरी बॉडीज में गए, ट्रिब्यूनल्स में गए, हाई कोर्ट में गए, वापस से सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बार फैसला सुनाया, वापस से रिव्यू पिटीशन डाला गया, रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया। अब न्यूज में है कि क्यूरेटिव पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोनों पार्टीज के बीच में डिफरेंस था, और डिफरेंस के हिसाब से डीएमआरसी को, जो सरकारी कंपनी थी, उसको लगभग 8,000 करोड़ रुपए देने थे डीएएमईपीएल को। लेकिन ये फाइनल क्यूरेटिव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीएमआरसी नीड नॉट टू पे दिस 8,000 करोड़ टू डीएएमईपीएल।
तो ये न्यूज़ है। अगेन, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं, बस आप याद रखिए कि देयर वाज अ डिस्प्यूट जब इंडियन इकोनॉमी में आंसर लिख रहे होंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आंसर लिख रहे होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में पीपीपी मॉडल पे प्रश्न आ सकता है। तो उसके कुछ इश्यूज आप जब हाईलाइट कर रहे होंगे कि देयर इज जनरली सीन सम डिस्प्यूट इन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज वाइल डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, वहां पे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन डिस्प्यूट बिटवीन डीएमआरसी एंड डीएमईपीएल। इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। तो इस पूरे आर्टिकल से इंडियन पॉलिटी में प्रश्न पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू क्यूरेटिव पिटीशन, कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, कैसे फाइल किया जाता है, क्यों फाइल किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास इसका अधिकार कैसे आता है। और जीएस पेपर 3 में सीधा सीधा प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के इश्यूज पे सवाल आता है तो आप लिख सकते हैं कि कभी कभार डिस्प्यूट देखने को मिलता है पब्लिक और प्राइवेट इंटिटीज के बीच में। उसका एग्जाम्पल है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में मैंने ये प्रश्न दिया आपको अभी इस पिटीशन के ऊपर। द लीगल सिस्टम इन इंडिया प्रोवाइड सेवरल अवेन्यूज फॉर इंडिविजुअल्स हु बिलीव दे हैव बीन रॉन्ग्ड बाय कोर्ट्स जजमेंट। अगेन ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको पहले जस्टिफाई करना होगा। तो मुद्दा है बेसिकली कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में, लीगल सिस्टम में कई सारे स्टेप्स दिए गए हैं जहां पे एक इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है अगर उसको लगता है कि उसके खिलाफ जो फैसला आया है वो फेयर नहीं है। ये है पहला स्टेटमेंट। इसी को आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पिटीशंस दैट कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए मेरे दिमाग में आता है सबसे एक अच्छा कोट बेंजामिन फ्रैंकलिन का, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ द यूएस, कि लेट 100 गिल्टी बी अक्विटेड बट वन इनोसेंट शुड नॉट बी कन्विक्टेड। चाहे 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। ये मोर और लेस एक डिक्टम है, मैक्सिम है, प्रिंसिपल है जो मॉडर्न लीगल सिस्टम्स फॉलो करते हैं, मॉडर्न लीगल सिस्टम्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। और इसी डिक्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत के जो लीगल सिस्टम में कई सारे चेक्स एंड बैलेंसेस दिए गए हैं। सेवरल एवेन्यूज हैव बीन प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल्स हु बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन टू देम। तो फेयर फैसले मिले उनको, उसके लिए कई सारे एवेन्यूज प्रोवाइड किए गए। तो थोड़ा सा बिल्ड करके ये आंसर लिख करके मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पहला स्टेटमेंट को थोड़ा जस्टिफाई करना होगा, उसको थोड़ा सा बिल्ड करते हुए कि मॉडर्न लीगल सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि लेट 100 गिल्टी बी acquitted but one innocent should not be convicted, and thus legal systems across the world including that of India provide several avenues। अब आप सीधा सीधा सवाल पे आ रहे हैं। several avenues for individuals who believe that they have been wronged by a court judgment। In India, we are having integrated judicial system with Supreme Court at the apex, and then there are several petitions, types of petitions that can be filed in the Supreme Court in order to request court to re-evaluate its judgment। वहां पे आप फिर स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136, रिव्यू पिटीशन अंडर आर्टिकल 137 एंड क्यूरेटिव पिटीशन अंडर आर्टिकल 142 ये सब मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में जाते जाते आप लिख सकते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन के बाद जो आखिरी ऑप्शन बच सकता है वो है मर्सी पिटीशन, बट वो कोर्ट में नहीं होता है, वो गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास फाइल किया जा सकता है। तो जब पिटिशंस की बात चल रही है तो आखिरी कंक्लूजन में या फाइनल लाइंस में आप मर्सी पिटिशन का जिक्र कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गॉड पार्टिकल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो गॉड पार्टिकल क्या है उसको समझने के लिए पहले जरा समझते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है वो कैसे डेवलप हुआ है। अब ये वर्ड को एक बार के लिए भूल जाइए, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। बस अपने बचपन की फिजिक्स या केमिस्ट्री की बेसिक लेक्चर्स को याद कीजिए। आपको बताया गया है, आपने पढ़ा है कि सारे जो मैटर आप अपने आसपास में देख रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जो हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम्स से दुनिया सारी बनी हुई है। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स इन द वर्ल्ड। इसको पहली बार बताया जॉन डाल्टन साहब ने, एक केमिस्ट थे। तो
1808 में जॉन डाल्टन साहब ने बताया कि पूरी दुनिया के अलग अलग मैटर्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। और डाल्टन साहब के हिसाब से दीज वेयर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम्स कुड नॉट बी फर्दर ब्रोकन अप। बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एटम के अंदर के भी पार्टिकल्स की डिस्कवरी होनी शुरू हुई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जैसे 1808 में डाल्टन ने बात की एटम्स की, लगभग 100 साल बाद इलेक्ट्रॉन की बात की जे जे थॉमसन ने 1897 में, प्रोटॉन की बात की रदरफोर्ड ने 1909 में, न्यूट्रॉन की बात की जेम्स चैडविक ने 1932 में। और फिर धीरे धीरे एक एटम के अंदर की स्ट्रक्चर की भी बात होने लगी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड हैविंग नेग्लिजिबल मास। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग बराबर होते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं सब एटॉमिक लेवल पे भी हमें समझ आ गई बाई 1930s। तो 1808 में एटम का पता चला, 1930s तक हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता चला। धीरे धीरे और भी चीजें डेवलप हुई, इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को भी ब्रेक करके देखा जाना शुरू किया गया, और कई सारे फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में हमें बातें समझ आई। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 17 elementary particles were found which could be broadly categorized into two groups, fermions and bosons। bosons इनको इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स could be further broken up and they could be seen into these 17 type of elementary particles। these 17 elementary particles and forces between them, जिनको तीन अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तीन अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 17 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स और तीन तरह के फोर्सेस टुगेदर दे आर नोन एज स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। तो फिजिक्स के मेनली दो कंपोनेंट हैं, पार्टिकल फिजिक्स जहां पे एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इट्स नेचर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, और दूसरा होता है क्वांटम फिजिक्स, वहां पे एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेज इट्स नेचर इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो सबसे पहले एटम बताया गया, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताए गए, अब उनको फर्दर ब्रेक कर दिया गया 17 तरह के फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, और उनके बीच के फोर्सेस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को आइडेंटिफाई किया गया। तो टोटल नेचर में चार फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चार में से ये जो तीन फोर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली नहीं देखा जाता है। आउट ऑफ फोर नेचुरल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस डू नॉट हैव मच रोल टू प्ले इन पार्टिकल फिजिक्स। बट पार्टिकल फिजिक्स के अंदर 17 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो मिल करके न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बनाते हैं, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अब फोर्स अप्लाई करते हैं। वो तीन तरह के फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो पार्टिकल फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल तैयार हो गया बाय 1960s। पार्टिकल फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड मॉडल है, इसमें आप देखो तो दो महत्वपूर्ण पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जेड बोसोन एंड फोटोन। ये जेड बोसोन और फोटोन जो है मिल करके एक पार्टिकल बनाते हैं जिसका नाम है हिग्स बोसोन पार्टिकल। ये हिग्स बोसोन जो इन दोनों के मिलने से बनता है, इन सब के अलग अलग के मिलने से प्रोटॉन बनता है, कुछ के मिलने से इलेक्ट्रॉन बनता है, कुछ के मिलने से न्यूट्रॉन बनता है, ऐसे। तो फोटोन एंड जेड बोसोन के मिलने से एक सब एटॉमिक पार्टिकल बनता है जिसका नाम है हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, ध्यान रहे कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने बात की डार्क मैटर की और डार्क एनर्जी की, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता है नहीं, और दुनिया का लगभग 95%, यूनिवर्स का जो 95% स्पेस है वो इन दोनों के फॉर्म में है। उनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता है नहीं। ये जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है, टॉक्स अबाउट दैट 5% थिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर, which is when further broken down it is seen कि it is made up of atoms। वो atoms को further broken down then we see कि it is made up of three
subatomic particles, electron, proton, neutron. Further broken down, then we find that they are made up of 17 elementary particles, and these elementary particles apply forces on each other in three forms: electromagnetic, weak nuclear force and strong nuclear force. ये जो 17 पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये आपस में कंबाइन कर करके भी अलग अलग पार्टिकल्स बनाते हैं। तो फोटोन एंड जेड बोसोन टुगेदर मेक्स हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत। तो जरा समझिए कि हिग्स बोसोन महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, आप जो भी बेसिक आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स के होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, और आपको यह भी पता है कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो फिर दुनिया भर के फिजिसिस्ट्स के सामने 1950s तक एक बड़ी समस्या ये थी कि ये प्रोटॉन जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, तो फिर पूरा का पूरा न्यूक्लियस एक साथ इंटैक्ट कैसे रहता है, वो ब्रेक क्यों नहीं होता। इसका जवाब दिया पीटर हिग्स नाम के एक फिजिसिस्ट ने। पीटर हिग्स साहब ने कहा कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका नाम उन्होंने दे दिया हिग्स बोसोन, अपने नाम के आगे उसका नाम रख दिया। और वो जो हिग्स बोसोन सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो एक ऐसी तरीके की एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है जिस एनर्जी फील्ड के कारण प्रोटॉन्स आपस में जुड़े रहते हैं। एक सिरप टाइप इन्वायरमेंट, सिरप जैसे चिपचिपा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिस कारण से प्रोटॉन्स डिस्पाइट हैविंग सिमिलर चार्जेस, डिस्पाइट हैविंग रिपेलिंग फोर्सेस, रिमेन इंटैक्ट। तो ध्यान दीजिए, ये एक मॉलिक्यूल है, समझने के लिए बस बता रहा हूं मैं। मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया तो हमें पता चला कि इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। एक एटम के अंदर हमने देखा तो पता चला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर न्यूक्लियस को देखा तो हमें पता चला कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम सवाल कर रहे हैं कि ये प्रोटॉन्स आपस में मूव अवे क्यों नहीं कर रहे, डिस्पाइट हैविंग सिमिलर चार्जेस। तो फिर हमें पता चला कि देयर इज अ पार्टिकल। पता क्या चला, 1960s में पीटर हिग्स साहब ने प्रपोज किया कि जरूर कोई दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल होगा जो ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, ऐसा एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहा है जो इन प्रोटॉन्स को एक साथ इंटैक्ट रखने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि यही पार्टिकल, इसको नाम उन्होंने दिया हिग्स बोसोन, ये एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसका नाम उन्होंने दिया हिग्स फील्ड। वो इन प्रोटॉन्स को इंटैक्ट रखने में मदद करता है, और उसके अलावा जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रिनोस, क्वार्क्स, जो बहुत ही कम मास के हैं, बट उनका जो भी थोड़ा बहुत मास है, दैट मास इज बिकॉज ऑफ एनर्जी फील्ड क्रिएटेड बाय दिस हिग्स बोसोन पार्टिकल। और इस एनर्जी फील्ड का नाम उन्होंने दिया हिग्स फील्ड। तो ये तो उनका प्रपोजल था कि ऐसा हो रहा होगा। ये बात उन्होंने 1960s में ही प्रपोज कर दी थी, प्रेडिक्ट कर दी थी पीटर हिग्स साहब ने। लेकिन इस पार्टिकल का जो नाम उन्होंने दिया था हिग्स बोसोन, उसके बारे में ज्यादा कुछ तो पता था नहीं, बस प्रेडिक्शन था। इसीलिए दुनिया भर के जो साइंटिस्ट कम्युनिटी हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी हैं, उन्होंने इस हिग्स बोसोन पार्टिकल को नाम दे दिया गॉड पार्टिकल, इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट इट्स एल्यूसिव नेचर। अब सोचिए 1960s में पीटर हिग्स ने इस तरीके का प्रेडिक्शन कर दिया था कि जरूर कोई पार्टिकल होगा जो एक फील्ड एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जो प्रोटॉन को इंटैक्ट रख रहा है, और बाकी सारे जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे कि न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, फोटॉन्स, उनको वो मास प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रपोजल उन्होंने दे दिया था 1960s में, और साल 2012 में जाकर के आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स एट एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, LHC। ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाया गया है स्विट्जरलैंड के अंदर, ऑन स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस बॉर्डर। तो 2012 में जाकर के इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि पीटर हिग्स साहब ने जो 1960s में बात कही थी वो सही है। देयर इज ए हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसको दुनिया भर के कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी गॉड पार्टिकल कहते हैं। वो बात पीटर हिग्स ने बिल्कुल सही कही थी, और इसी कारण से फिर पीटर हिग्स को मिला नोबेल फिजिक्स प्राइज साल 2013 में। क्योंकि जो बात उन्होंने 1960 में कह दी, वो आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स वाज प्रूव्ड इन 2012। और
ये जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल का एग्जिस्टेंस स्टैब्लिश हो गया थ्रू लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, इसके होते ही जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की मदद से पार्टिकल फिजिक्स के बारे में सब कुछ पता है। कम से कम अभी तक तो हम लोग यही मानते हैं कि 17 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, 3 तरीके के एलिमेंट्री फोर्सेस हैं। टुगेदर दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। इसमें जो हिग्स बोसोन नाम का सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो जेड बोसोन और फोटोन के मिलने से बनता है, उसमें हिग्स नाम तो आ रहा है फ्रॉम द नेम ऑफ फिजिसिस्ट पीटर हिग्स। बोसोन नाम आ रहा है फ्रॉम नेम ऑफ सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। तो भारत सरकार का ये आप वेबसाइट देखिए, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। सत्येंद्र नाथ बोस, देखिए हिग्स साहब के बारे में तो पूरी दुनिया बात करती है, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में ज्यादा लोग नहीं बात करते, बट उनके नाम से आ रहा है ये बोसोन वर्ड। तो सत्येंद्र नाथ बोस ऑल्सो हैड पायोनियरिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पार्टिकल फिजिक्स एंड डेवलपिंग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने साल 2012 में जाकर के साबित कर दिया कि पीटर हिग्स ने जो बातें कही थी गॉड पार्टिकल को लेकर के या हिग्स बोसोन पार्टिकल को लेकर के, वो सही है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर अगर देखा जाए तो ये एक लगभग 27 किलोमीटर का एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले ही बताया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस बॉर्डर पर 27 किलोमीटर जैसा रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या किया जाता है कि ऐसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप किए गए हैं जिससे प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है, और प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करा के एक दूसरे के साथ कोलाइड कराया जाता है ताकि वो ब्रेक डाउन हो और अलग अलग सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो, ये सब में, और फिर उनको स्टडी किया जाए। और इन्हीं को लार्ज hadron कोलाइडर्स में प्रोटॉन को कोलाइड करा करके फिर स्टडी करके हमें पता चल गया कि हिग्स बोसोन पार्टिकल सच में हैं, जो एक तरीके की एनर्जी फील्ड प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है हिग्स फील्ड। और वो हिग्स फील्ड जो है फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करता है, और वो प्रोटॉन्स को इंटैक्ट रखता है इन एन एटम डिस्पाइट हैविंग सिमिलर चार्जेस एंड रिपेलिंग फोर्सेस। ये जो लार्ज hadron कोलाइडर है, इसका मुख्य मकसद है कि लॉन्ग रन में ये हमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में भी बताए। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के लिए मैंने कल ही आपको एक आर्टिकल कवर करके बताया, जहां पे मैंने आपको बताया कि देसी एक्सपेरिमेंट जो यूएस में चल रहा है, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, यूएस एरिजोना में, वो भी डार्क एनर्जी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हिग्स बोसोन पार्टिकल है, ये हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों आया वो भी समझ लीजिए। फिजिसिस्ट पीटर हिग्स हैज पास्ड अवे, और उन्हीं ने ही ये हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में 1960s में बताया था, इसी कारण से ये न्यूज में आया है। हिग्स बोसोन पार्टिकल के ऊपर साल 2013 में यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था, आप इसको अटेम्प्ट करें एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा प्रश्न मेंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि पीटर हिग्स की डेथ हुई है। हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में अब खूब चर्चा हो रही है अलग अलग जगहों पे। आपसे पूछा जा सकता है कि हिग्स बोसोन पार्टिकल का सिग्निफिकेंस क्या है इन स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। The next topic is about hepatitis warning for India coming from WHO. This topic is important from our syllabus, GS paper 3, Science and Technology point of view, especially from health segment. देखिए, hepatitis is a disease associated with liver, which leads to inflammation of liver. Liver के अंदर सूजन आ जाती है। Hepatitis is a viral disease caused by different kinds of viruses, and इस कारण से different kind of viruses from same family, इसी कारण से हेपेटाइटिस को अलग अलग नाम से जाना जाता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी एज वेल एज ई। हेपेटाइटिस ए और ई जो है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंजम्पशन। हेपेटाइटिस बी सी डी इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ ब्लड ऑफ समवन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद द डिजीज। वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड बी इज पॉसिबल। ट्रीटमेंट ए और ई आर सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, मतलब वो खुद चले जाते हैं, बट फॉर बी एंड सी इफेक्टिव मेडिकेशंस की जरूरत होती है एंड दे आर अवेलेबल। करेंटली न्यूज में क्यों आया? क्योंकि WHO ने रिलीज किया है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, जिसके हिसाब से इंडिया इज द कंट्री विथ हाईएस्ट बर्डन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तो एक बार जरा देख लीजिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, हेपेटाइटिस क्या है? तो वायरल डिजीज है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर करा देता है। 5 तरीके के होते हैं, ए बी सी डी ई। ए और ई जो है दैट इज स्प्रेड बिकॉज ऑफ फूड
or water contamination. B and C is because of infected blood or bodily fluid of an infected person. D can Type D can infect only those people who are already infected with hepatitis B. वैक्सीनेशन फॉर ए एंड बी इज पॉसिबल। ये सब पीटी पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना होगा। यूपीएससी ने साल 2019 में यह प्रश्न पूछा था हेपेटाइटिस से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बीटीआर, बॉर्डर एंड टेरिटोरियल रीजन हैप्पीनेस मिशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मास सिलेबस जीएस पेपर 5 असामिस पॉइंट ऑफ व्यू। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ने एक नया मिशन लॉन्च किया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन हैप्पीनेस मिशन, जिसका मुख्य मकसद है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में रहते हैं उनके बीच में इंटरैक्शन प्रमोट किया जाए, एसिमिलेशन प्रमोट किया जाए, ताकि इस रीजन के अंदर कोई भी कम्युनल टेंशन को अवॉइड किया जा सके और कम्युनल हार्मनी को प्रमोट किया जा सके। तो ये जो हैप्पीनेस मिशन है, बीटीआर हैप्पीनेस मिशन, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है? स्पोर्टिंग कंपटीशन को प्रमोट कराया जा रहा है, इंटर कम्युनिटी स्पोर्टिंग कंपटीशन। इसके लिए 5 करोड़ ईच खर्च किए जाएंगे इन द 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ बीटीआर रीजन, और हर जगह पे स्पोर्टिंग एकेडमीज डेवलप किए जाएंगे। तो जो यूथ है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, इंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, कल्चरल एसिमिलेशन बढ़ेगा। उसके अलावा कल्चरल इंटरेक्शन के लिए जो 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बीटीआर रीजन के, उनमें ऑडिटोरियम बनाए जा रहे हैं, फिर कल्चरल प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। एक जगह के कम्युनिटी के कल्चरल प्रोग्राम दूसरे के ऑडिटोरियम में, और इस तरीके से कल्चरल इंटरेक्शन बढ़ेगा। 400 वॉलेंटियर्स आर बीइंग ट्रेन्ड हु विल बी नोन एज पीस एंड हैप्पीनेस वॉलेंटियर, जिनका काम होगा लोगों को जा करके समझाना कि हाउ दे कैन इंगेज इंटरैक्ट विद द कम्युनिटी अराउंड इन ऑर्डर टू गेन मोर मीनिंग इन देयर लाइफ एंड रियलाइज हैप्पीनेस। तो 400 वॉलेंटियर्स होंगे, हैप्पीनेस वॉलेंटियर। उसके अलावा स्कूल लॉन्च किए जा रहे हैं, बोडोलैंड स्कूल्स फॉर पीस एंड हैप्पीनेस, जहाँ पे बच्चों को मेंटल कामनेस रखना, मेडिटेशन करना, ये सब सिखाया जाएगा। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं अंडर बीटीआर हैप्पीनेस मिशन। तो एथिक्स इंटीग्रिटी पेपर में भी लिख सकते हैं। एक दिन मैंने सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं भारत के अंदर, वो कराया था टॉपिक। फिर मैंने बताया था कि दिल्ली के अंदर हैप्पीनेस क्लासेस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो अब आप लिख सकते हैं कि असम के अंदर भी बीटीआर रीजन में इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाया गया है इन ऑर्डर टू ब्रिंग रियलाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेम्पलेशन ऑफ लाइफ इन मोर क्लियरर फैशन फॉर द यूथ। कल जो हमने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पे प्रश्न दिया था, मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ डार्क एनर्जी नॉट डार्क मैटर, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। और दूसरा स्टेटमेंट सही है, डार्क मैटर अट्रैक्ट्स एंड होल्ड्स गैलेक्सीज टुगेदर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द evidences for the continued expansion of universe? 1 and 2 is correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.